Hello students, so in today's lecture we will study about last topic of current electricity, that is combination of resistance. So this is last topic in your book, so and it is the most numerical oriented topic. इस मतलब सबसे ज़्यादा इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पर आते हैं और बहुत सिंपल सा टॉपिक भी है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ओम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, जो हम पहले ही से पढ़ रखे हैं। तो एक बार वापस से बता रहा हूँ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। मतलब अगर कोई रजिस्टर है इस तरीके से और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है और वैल्यू इसकी R है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर ये A है और ये B है तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा, IR। क्योंकि A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है। ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा। करंट फ्लो करता है हाई टू लो, ठीक है। करंट हाई टू लो फ्लो करता है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, और ये VA ज़्यादा होगा VB छोटा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, IR। दिस इज़ ओम्स लॉ, ठीक है। तो इतनी सी बात है बस। और थोड़ा बैटरी के बारे में और बता देता हूँ। जैसे सपोज़ करिए ये इस तरीके से बैटरी लगी हुई है, तो ये लो मतलब सेल है, सेल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी बोलते हैं। अभी सेल और बैटरी को एक ही शब्द समझना है आपको। तो सेल है अगर ये, तो ये लोअर पोटेंशियल होता है और ये हायर पोटेंशियल होता है, ठीक है। अगर मतलब A से B जा रहा है, मान लीजिए ये A है, तो VB माइनस VA क्या लिखेंगे आप, मान लीजिए EMF E है, तो VB माइनस VA एग्जैक्टली E के बराबर लिखेंगे। मतलब जितने वोल्ट की ये बैटरी है वो यहाँ लिखेंगे। तो बेसिकली A का पोटेंशियल कम होगा, B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम रिवर्स जाते हैं तो फिर ये माइनस E लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज का मतलब क्या बात होनी चाहिए, करंट फ्लोइंग थ्रू resistances in same current flowing in through resistances should be same, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए इस तरीके से रजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं, तो ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। अब देखिए इस तरीके की ब्रांच, अगर इसमें करंट, ये देखिए एक कॉमन ब्रांच है और इसमें करंट अगर I फ्लो करेगा तो तीनों में I करंट ही फ्लो करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड कंडक्ट, मतलब रजिस्टर्स आइसोलेटेड हैं। जैसे सपोज करिए एक बड़ा सा नेटवर्क बना दें हम इस तरीके से और यूं, और सपोज करिए एक रजिस्टर यहाँ बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर इस वाले रजिस्टर में 1 एम्पियर जा रहा है और यहाँ भी 1 एम्पियर जा रहा है तो ये और ये सीरीज़ में होगा, ऐसा नहीं हम बोलेंगे, ठीक है। तो सीरीज़ में हम कब बोलेंगे, सीरीज़ में रजिस्टर कब होंगे, जब एक ही ब्रांच में हो और रजिस्टर सेम हो, आइसोलेटेड नहीं होने चाहिए। जैसे ये वाला और ये वाला एकदम आइसोलेटेड रजिस्टर्स हैं, ठीक है। अभी अगर इन दोनों की बात करें तो ये पैरेलल में है बेसिकली, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे कैसे। मतलब आइसोलेटेड नहीं होने चाहिए, सेम ब्रांच में होने चाहिए। एक ब्रांच में इस तरीके से सेम करंट अगर फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे मतलब रजिस्टर सीरीज़ में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, कैसे पहचानेंगे हम रजिस्टर सीरीज़ में। तो अभी आपकी क्लास में एकदम सिंपल ऐसे सर्किट्स आएंगे जिसमें एक साथ लगे हुए हैं रजिस्टर, तो ऐसे सीरीज़ में लगे हैं तो हम समझेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन, एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए करंट I अगर इसमें फ्लो कर रहा है तो इसमें भी I फ्लो करेगा, इसमें भी I फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट सेम है। अब मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूँ और ये B लिख रहा हूँ, तो कौन सा हाई पोटेंशियल होगा अगर आप सोचें तो क्या बताएंगे। तो देखिए करंट हाई टू लो फ्लो करता है, तो A पोटेंशियल हाई होगा और B लो होगा। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए VA, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो देखिए कैसे चलेंगे,
वी ए, अब करंट हायर टू लोअर फ्लो करता है, तो यहाँ ए से अगर हम मान लीजिए B1 पर पहुँचे, ये B2 और ये B, ठीक है। तो VA से B1 तक जाने के लिए कैसे जाएंगे, VA से डिक्रीज़ कितना होगा I इंटू R1, क्योंकि करंट हाई टू लो फ्लो करता है, हाई टू लो मतलब डिक्रीज़ हो रहा है बराबर। तो A से B1 तक जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा तो माइनस साइन लगाएंगे, और कितना डिक्रीज़ होगा I इंटू R1, ठीक है। तो VA माइनस I इंटू R1, तो हम B1 पर पहुंच गए। फिर कितना डिक्रीज़ होगा, माइनस I इंटू R2, क्योंकि करंट अभी भी इधर ही फ्लो कर रहा है, तो हाई टू लो जा रहे हैं तो फिर डिक्रीज़ करेगा करंट। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर माइनस I इंटू R3 इज इक्वल टू VB। तो बेसिकली आप इसको क्या लिखेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हैं, जैसे सपोज़ करिए इस सर्किट का मैं एक और इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट A रहे, ये पॉइंट B रहे। मैं चाहता हूं इन तीनों रेजिस्टर्स की जगह एक सिंपल एक R इक्विवेलेंट लगा दिया जाए, और जो रोल ये तीनों रेजिस्टर प्ले कर रहे हैं वही सेम रोल ये R इक्विवेलेंट प्ले करे। मतलब T टाइम में जितनी हीट इसमें प्रोड्यूस होती है उतनी हीट मान लीजिए इसमें भी प्रोड्यूस हो, तो हम बोलेंगे कि ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टर है। मतलब इन तीन रेजिस्टर की जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से काम चलाना चाहें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए यही इक्वेशन जो मैंने वोल्टेज की यहाँ लिखी, क्योंकि दोनों का काम सेम हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होना चाहिए इन दोनों के अक्रॉस, है ना। मैं इस वाले ब्रांच को इससे रिप्लेस कर रहा हूँ, तो VA माइनस VB की वैल्यू जो यहाँ से आई है वही यहाँ भी आनी चाहिए, और करंट भी उतना ही फ्लो करना चाहिए। तो फिर करंट अगर I फ्लो करेगा तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इस वाले ब्रांच में हम लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो LHS सेम है दोनों का, तो RHS भी सेम करना पड़ेगा। RHS सेम होगा तो देखिए I और I भी सेम है, तो R इक्विवेलेंट एग्जैक्टली इसके बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो पूरा टर्म है ये क्या होना चाहिए, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बोल पाए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अभी मैंने ये तीन रजिस्टर के लिए किया, अगर दो होते तो सिर्फ R1 R2 आता, और अगर चार होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आता, है ना। तो बेसिकली n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे तो सबका फॉर्मूला क्या आएगा R इक्विवेलेंट का, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 अप टू Rn, ठीक है। सो दिस इज सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें करंट तो सेम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 बताइए तो I इंटू R2 डायरेक्टली ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही R3 के अक्रॉस पूछा जाएगा तो I इंटू R3 लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं सीरीज रेजिस्टेंस पे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, है ना। तो चलिए मान लीजिए सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लें। ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये एक बैटरी लगी हुई है। चलिए एक रजिस्टर इधर भी लगा लेते हैं, ये 4 ओम, ठीक है। और ये सेल मान लीजिए 20 वोल्ट्स का है। आपसे पूछा गया कैलकुलेट करंट इन द सर्किट, और दूसरा वोल्टेज अक्रॉस 2, 3 एंड 4 ओम रजिस्टर्स, ठीक है। ये दो पार्ट्स पूछे गए। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, स्क्रीन पॉज करके फिर इसको वापस से सॉल्व करिए, है ना। मतलब फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए
ये तीनों सीरीज़ में है। कैसे? अगर मैं मान लीजिए ऐसा मानूँ कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आई इसके अक्रॉस फ्लो होगा, आई इसके अक्रॉस होगा और आई इसके अक्रॉस होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ सब में आई 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 हुआ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और कोई ब्रांच ही नहीं है, एक ही ब्रांच है, तो करंट सारा का सारा उसी ब्रांच में फ्लो करेगा। ये पूरा एक ब्रांच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सीरीज़ में मतलब इतना पूरा पार्ट जो है रजिस्टर का, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो हम इसको सर्किट को नया कैसे बना सकते हैं? आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? देखिए 2 + 3 + 4 मतलब 9 ओम्स, ठीक है। अब चलिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सवाल को, इसको 27 वोल्ट्स मान लीजिए। आंसर थोड़ा अच्छा आएगा बस, और कोई बात नहीं, डिवाइड परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं 27 वोल्ट्स मान रहा हूँ। तो देखिए आर इक्विवेलेंट इतना आ गया। अब आप आई निकाल सकते, करंट कितना होगा? देखिए आई = V/R इक्विवेलेंट होना चाहिए ओम्स लॉ से। तो V कितना है? 27 और ये कितना? 9, तो कितना आया? 3 एम्पियर्स। मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में? 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये पहला पार्ट का आंसर हुआ। अब दूसरा पार्ट में क्या पूछा है? वोल्टेज अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। तो अगर सेकंड वाले के लिए R2 ओम लिखूँ मैं तो कितना होगा? देखिए पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है आपसे, तो अगर आपको आई पता है सब रजिस्टर के अक्रॉस, मतलब सब रजिस्टर के थ्रू आपको करंट की वैल्यू पता है और सारे रजिस्टर्स की खुद की वैल्यूज़ भी पता है, तो फिर आप वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे? V = IR ओम्स लॉ से। तो आई की वैल्यू कितनी आई? 3। अब देखिए R2 ओम अगर हम लिखेंगे तो 3 × 2 तो कितना आया? 6 वोल्ट्स, ठीक है। ऐसे ही R3 ओम के अक्रॉस कितना होगा? तो 3 × 3 मतलब 9 वोल्ट्स। ऐसे ही R4 ओम के अक्रॉस कितना होगा? तो हम क्या बोलेंगे? 3 × I × 4R, ठीक है। I × R तो 3 × 4 मतलब 12 वोल्ट्स। आप देख सकते हैं कि इन तीनों का सम 6 + 9 + 12 एग्जैक्टली 27 के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मतलब वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उतना ही यहाँ से यहाँ तक राइज हुआ है। मतलब अगर एक पूरे लूप में अगर हम सर्कल काटें तो नेट वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है, ठीक है। खैर ये आपके सिलेबस के बाहर की बात थी जो मैंने अभी बोली, ठीक है। तो इस तरीके के सिंपल सवाल आएंगे तो आप आसानी से कर पाने चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ। अब देखिए आपकी क्लास में जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी आएंगे। अब कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा सवाल दे सकता है। चलिए इस सवाल को मैं पैरेलल रेजिस्टेंस के बाद पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो अभी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स शुड बी सेम, या फिर हम बोल सकते हैं टर्मिनल्स ऑफ ऑल रजिस्टर्स should be same if they are in parallel. ठीक है, ऐसे हम पहचानेंगे कि कोई भी रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या नहीं। तो देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको। तो सपोज़ करिए इस तरीके से अगर सर्किट बना हुआ है, ये मान लीजिए R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। तो मैं अभी पार्ट ऑफ सर्किट बना रहा हूँ, मैं इसलिए सेल और बैटरी नहीं कनेक्ट करके दिखाया, मैंने ये पार्ट बताया बस, है ना। तो इसमें 100% करंट आई फ्लो कर रहा होगा, अगर ये क्योंकि पार्ट है तो करंट फ्लो करेगा। तो सपोज़ करिए इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है कि ये आई करंट इन तीनों ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ I1 है, यहाँ I2 है और यहाँ I3 है,
तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होना चाहिए, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखिए मैं चाहता हूँ इसको इक्विवेलेंट बना दूँ इसके, मतलब I करंट फ्लो करे, अगर ये पोटेंशियल A है, ये A और B टर्मिनल्स हैं, तो ये A और B हो जाएंगे और ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब जो रोल ये तीन प्ले कर रहे हैं वही ये R इक्विवेलेंट प्ले करे। मैं ये सपोज कर मतलब ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ R इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। तो I डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 प्लस I2 I1 I और I3 में, ठीक है। तो अब देखिए सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए ये अगर R1 की बात करें तो उसका पोटेंशियल मतलब टर्मिनल्स क्या हैं, A और B। तो सोचिए A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है ये। अगर यहाँ का पोटेंशियल VA है और यहाँ का VB है, ठीक है, तो देखिए हर रजिस्टर के अक्रॉस V और VB टर्मिनल्स है। R1 के अक्रॉस देखें तो VA VB, ऐसे ही R2 के अक्रॉस देखें तो भी VA VB, और R3 के अक्रॉस देखें तो फिर से V और VB। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। हालांकि ये दोनों सेम बात है, कहने का तरीका अलग अलग है। टर्मिनल सेम होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने आप सेम होगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब तीनों के अक्रॉस I की वैल्यू सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB, क्योंकि करंट हाई टू लो फ्लो करता है। तो ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये हाई होगा और ये लो होगा, है ना। तो I को मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए I को यहाँ से क्या बोलूँगा, VA I इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट, यही बोल सकता हूँ मैं ओम्स लॉ से। और I1 I2 I3 को क्या बोल सकते हैं, देखो I1 को बोल सकता हूँ VA माइनस VB अपॉन R1, I2 को बोल सकता हूँ VA माइनस VB अपॉन R2, और I3 को क्या बोल सकता हूँ VA माइनस VB अपॉन R3, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूँ तो देखिए क्या आएगा, तो देखिए इधर आएगा VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R1 प्लस VA माइनस VB अपॉन R2 प्लस VA माइनस VB अपॉन R3, ठीक है। और देखिए इस पूरी इक्वेशन में ये VA माइनस VB कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो फाइनली क्या बचेगी इक्वेशन, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। अब देखिए इसमें पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे के सारे रजिस्टर्स डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते समय, ठीक है। जैसे 4 रजिस्टर हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, कितने भी n नंबर हैं तो हम सबका समेशन कर देते हैं सिंपली। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, सारे रजिस्टर्स के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल रजिस्टर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर 2 होते तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 आता, अगर 4 होते तो 1 बाई R4 हो जाता, n नंबर होते तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 अप टू 1 बाई Rn तक होता, ठीक है। अब देखिए इसका एक स्पेशल केस मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए 2 रजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं इस तरीके से, ये R1 और ये R2 इस तरीके से, है ना, तो R इक्विवेलेंट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, वन बाय R इक्विवेलेंट को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये फार्मूला होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके क्या लिखेंगे, R1 R2 और R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप इस फार्मूले को डायरेक्टली याद रख सकते हैं क्योंकि 2 रजिस्टर्स का कई जगह पर डायरेक्टली यूज़ होता है। 2 रजिस्टर्स का फार्मूला आपको इस तरीके से याद होना चाहिए, R1 R प्रोडक्ट अपॉन सम, ठीक है। जैसे 3 ओम और 6 ओम अगर पैरेलल में लगे तो डायरेक्टली आप आंसर कैसे बताएंगे, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो प्रोडक्ट क्या होगा, 6 3 या 18, सम क्या होगा 9।
तो 9 से 18 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम। ठीक है, 6 और 3 ओम का अगर आप बताएंगे तो कितना आएगा, 6 और 3 ओम का कितना आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो आपको ये 2 रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट डायरेक्टली पता होना चाहिए। अब चलिए इसके बारे में कुछ और स्पेशल बातें बताता हूँ मैं। देखिए 2 रजिस्टर्स के लिए थोड़ा हम एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए करंट एक सेल भी लगा दिया मैंने, ये R1 है, ये R2 है, ये I1, ये I2, और मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, और ये बैटरी है मान लीजिए V वोल्ट की। ठीक है, अब देखिए सवाल में आपसे पूछा गया कैलकुलेट, मतलब ये हेडिंग डलवा के क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ डायरेक्टली, ये आपको जगह जगह काम में आएगा, है ना। तो देखिए 2 रजिस्टर्स के लिए हम रिजल्ट्स याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें हमें 3 वैल्यूज़ पूछी हैं, I1 और I2, इन तीनों की वैल्यूज़ पूछी हैं। तो देखिए अगर हमें 2 निकल गए तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। अब देखिए ये दोनों रजिस्टर्स जो हैं पैरेलल में हैं। ठीक है, दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में हैं, तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए 0 है, 0 वोल्ट है। देखिए 0 वोल्ट आप पूरे सर्किट में कहीं भी एनालिसिस कहीं भी ले सकते हैं अपने मन चाहा। ठीक है, एक बार 0 ले लिया, ऐसा नहीं कई जगह 0 ले रहे हैं, आप 0 कहीं भी मान सकते हैं, फिर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। तो देखिए अगर यहाँ 0 है तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं इधर से तो अभी राइज़ होगा, क्योंकि लोअर से हायर जा रहे हैं तो राइज़ हुआ, लोअर से हायर जाते हैं तो राइज़ हुआ, है ना। तो V वोल्ट के बराबर राइज़ होगा, तो यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर इसका EMF मैं E मान लेता हूँ, तो यहाँ 0 है तो यहाँ कितना हो जाएगा E। ठीक है, तो सोचिए R1 के अक्रॉस और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर है ना, दोनों के अक्रॉस E है। तो हम डायरेक्टली I1 और I2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, E/R1, और I2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, E/R2। ठीक है, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम होगा बेसिकली, तो E ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट एक बात मैं बताता हूँ। I1 की वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, देखिए कितना आता है, E/R1 प्लस R2 अपॉन R1R2। ठीक है, यही आएगा। अब देखिए I1 की वैल्यू जो है, इसमें हम एक बात लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन current is divided in inverse ratio of resistances in case of 2 resistors। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए अगर I, ये तो हमने डायरेक्टली ओम्स लॉ से निकाला। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, अगर मान लीजिए E की वैल्यू नहीं दी जाती आपको, बस करंट की वैल्यू दी जाती, I दिया जाता। ठीक है, अब आप I देकर आपसे पूछते हैं I1 I2 बताइए, मतलब सपोज करिए मैं सवाल ही बना देता हूँ, मान लीजिए ये 10 एम्पियर जा रहा है, तो इधर भी 10 एम्पियर जाएगा, और ये मान लीजिए 4 ओम का है और ये 2 ओम का है। आपसे इन दोनों में करंट की वैल्यू पूछी इन दोनों ब्रांचेस में, तो अब आप कैसे बताएंगे, क्योंकि अभी तो हमने E/R1 और E/R2 से I1 I2 कैलकुलेट कर लिए थे, लेकिन अभी इसमें दिया ही नहीं गया E, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बात लिखी है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिवाइडेड इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए इसमें सॉल्व करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, और ये फिर बाद में एक्सप्लेन करूँगा।
देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करना होगा तो हम मान लेंगे इसमें I1 फ्लो कर रहा है और इसमें I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो I1 I2 का सम कितना होगा, ये 10 एम्पियर के बराबर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आई, ठीक है। अब दूसरा, ये दोनों पैरेलल में है, कैसे पता चला, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल टर्मिनल सेम है। 4 ओम के टर्मिनल्स भी ये दोनों हैं और 2 ओम के टर्मिनल्स भी ये दोनों, तो दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल में होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, है ना। मतलब V अक्रॉस 4, ये ऊपर वाले में V 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V अक्रॉस 2। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2। वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम पढ़ चुके हैं अभी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 हम क्या लिखेंगे, सोचिए, I इंटू R1, I1 इंटू R1, तो I1 इंटू R1 कितना है 4 इज इक्वल टू V2 के अक्रॉस कितना लिखेंगे, I2 इंटू 2, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो I2 की वैल्यू क्या आई, 2I1, ठीक है। अब देखिए I2 की वैल्यू क्या है, 2I1। मतलब जो ऊपर वाले रजिस्टर में करंट है उसका जस्ट डबल नीचे वाले रजिस्टर में। तो बेसिकली हुआ क्या, चलिए मैं वैल्यूज़ निकाल के दिखाता हूँ आपको कितना कितना आया। देखिए इन दोनों का अगर हम I2 की वैल्यू 2I1 यहाँ रख दूँ तो ऊपर वाली इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन, अगर I2 की वैल्यू 2I1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2I1 प्लस I1, 3I1 इज इक्वल टू 10। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3 एम्पियर्स। अब देखिए अगर मैं ये कैलकुलेशन बिना किए डायरेक्टली एक ट्रिक बता दूं आपको, ये बिना कैलकुलेशन किए आप डायरेक्टली I1 I2 लिख पाएँ तो कैसे लिखेंगे, सोचिए। अभी तो ये मतलब आपको समझ में आया होगा, हमने पैरेलल में पता है वोल्टेज सेम होता है तो हमने I1 I2 मान लिया और वोल्टेज सेम करके I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब बिना इसके हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 रजिस्टर्स के केस में आप डायरेक्टली ये ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए कैसे यूज़ करेंगे, मैंने बताया करंट इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करता है। इन्वर्स रेशियो ऑफ व्हाट, इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो कितना है, 4:2। तो करंट डिवाइड होगा इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में। मतलब ऊपर जो करंट होगा I1 अपॉन I, जैसे मैं बोल रहा हूँ R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, 4/2 मतलब 2। तो मैं बोल रहा हूँ I1/I2 की जो वैल्यू होगी, I1/I2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2, ठीक है। तो करंट का रेशियो क्या होगा, इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस होगा। समझ में आया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर R1 अपॉन R2 2 आया है तो हम I1 अपॉन I2 क्या बोल सकते हैं, हाफ होगा, इन्वर्स रेशियो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10 एम्पियर यहाँ करंट है तो ऊपर I1 की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखेंगे आप, 2/4 + 2 × I, ठीक है, 2/4 + 2 × I। ये आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, देखिए I1:I2 क्या है, 1/2। I1:I2 क्या है, 1:2 है, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए अभी मैंने सॉल्व कर दिया है, 4/2 लिखा है, इसको आप ऐसे लिखिए, कैंसिल मत करिए क्योंकि फिर आप रजिस्टर्स भूल जाएंगे। हमने कैलकुलेट करके ये 2 लिख दिया। आप रजिस्टर के अक्रॉस देखिए, क्योंकि ये हम इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस बोल रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि वैल्यू रेजिस्टेंस की रहे, तो इसका इन्वर्स कितना होगा, 2:4, ठीक है। I1 की वैल्यू, I1:I2 कितना होगा, 2:4। तो I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2/6, 6 कैसे, इन दोनों का सम इंटू 10, तो कितना आया देखिए 10/3। ऐसे I2 लिखेंगे तो देखिए I1 मैंने लिखा तो न्यूमरेटर में 2 लिखा है, डिनोमिनेटर में सम आया दोनों का। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा। मैं एक एग्जांपल देके दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए 10 एप्पल्स हैं, आपको 2:1 में डिवाइड करना है 2 पर्सन, तो कैसे डिवाइड करेंगे। मान लीजिए P1 फर्स्ट पर्सन है जिसको 2 का प्रोपोर्शन मिल रहा है और P2 सेकंड वाला पर्सन है जिसको 1 का रेशियो मिल रहा है। तो P1 हम कैसे लिखते हैं, 2/2 + 1 × 10, यही तो लिखते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो सेम चीज़
मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैथ्स में पढ़ाते हैं कि रेशियो से कैसे डिवाइड करते हैं, रेशियो से एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों का रेशियो मुझे पता है, इन्वर्स रेशियो होता है। तो I1 में हम क्या लिखेंगे, I1 में लिखेंगे 2/6 × 10 और I2 में हम लिखेंगे 4/6 × 10। ठीक है, 4/6 × 10 मतलब कितना है 20/3। तो देखिए ये सब तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, आप ओरली कैसे बताएंगे, यही ट्रिक आप ओरली लगा सकते हैं। आपको पता है इन्वर्स रेशियो, तो डायरेक्टली आप खटाक से I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, I1 लिखना है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 2, डिनोमिनेटर में 6 × 10 तो कितना है 10/3। I2 की वैल्यू 4/6 × 10 कितना आया 20/3। ठीक है, सपोज करिए ये 20 होता और ये मान लीजिए 3 और 5 होता, तब कैसे लिखते। तो देखिए I1 की वैल्यू फटाक से अब कैसे लिखेंगे, हमें पता है इन्वर्स रेशियो, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 5, डिनोमिनेटर में सम आएगा × 20, तो 4 2 जा 4 5 जा तो कितना है 12.5 एम्पियर। I1 12.5 है तो I2 कितना हो जाएगा, इन्वर्स रेशियो तो 3/8 × 20 तो 15/2 मतलब 7.5 एम्पियर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए, अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम नहीं बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो देखिए सीरीज़ के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट होता है ये आता है R1 + R2। तो 100% R1 + R और R1 + R2 > R2 होगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इज़ greater than the greatest of the resistance R equivalent is greater than the greatest of the resistors connected in series। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वो जितने रजिस्टर जो सीरीज में लगे उन सबसे ज़्यादा आती है। मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कभी भी R1 R2 R3 जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सबसे ज़्यादा R इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलिए पैरेलल का मैं पूरा रफ करके बताता हूँ। In parallel combination, R equivalent is smaller than the smallest of the resistors connected in parallel। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कई सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जो R इक्विवेलेंट होगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो उन सारे पैरेलल रजिस्टर्स जो कनेक्टेड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसमें जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा उससे भी छोटा R इक्विवेलेंट आता है हमेशा। मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे छोटे से भी छोटा वैल्यू आता है। मतलब अगर 3 और 2 ओम के रजिस्टर कनेक्ट किए तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो इन 3 और 2 दोनों से छोटा होगा। 5 10 20 किए तो जो R इक्विवेलेंट आएगा 5 से भी छोटा होगा। 10 50 100 किए तो R इक्विवेलेंट 10 से छोटा आएगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, मान लीजिए मैं 3 रजिस्टर्स के लिए करके दिखा रहा हूँ। देखिए n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए n रजिस्टर्स के लिए तो ये I1 I2 I3 I4 इस तरीके से जाएगा और R1 R2 R3 R4। ठीक है, तो देखिए सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि सबके टर्मिनल सेम है ना।
देखिए पहले वाले के अक्रॉस ये दोनों पोटेंशियल, दूसरे के अक्रॉस, तीसरे के अक्रॉस, चौथे के अक्रॉस। देखिए सेम वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं होता है, तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी होगा, क्योंकि इन वायर्स में कोई भी रजिस्टर आया नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर मतलब ये पॉइंट ए है तो ये सब जगह ए पोटेंशियल होगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पे भी इन चारों जगह बी होगा। ठीक है, मतलब सेम वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, I इज़ ग्रेटर देन I1, ऐसे ही I इज़ ग्रेटर देन I2, मतलब ये जो I है ये हर ब्रांच के करंट से सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक के लिए प्रूव करके दिखा रहा हूँ, I इज़ ग्रेटर देन I1, तो I को मैं क्या लिखूँगा, VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट, ये लिखा जाएगा, इज़ ग्रेटर देन VA माइनस VB अपॉन R1। ठीक है, तो VA माइनस VB कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज़ ग्रेटर देन 1/R1। तो जब आप रेसिप्रोकल को इन्वर्स करेंगे तो देखिए अगर 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3 है, तो जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो 2 इज़ लेसर देन 3 होता है। मतलब जब रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वलिटी पलट जाती है। ठीक है, अगर 1/2 ग्रेटर देन 1/3 है, तो जब आप इन्वर्स करेंगे, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1/x अगर ग्रेटर देन 1/y है, तो अगर आप इन्वर्स करते हैं तो x ग्रेटर देन y नहीं रहता है, x स्मॉलर देन y होता है व्हेन, अभी आप ऐसे ही समझिए अगर x और y डेसिमल में नहीं है तो। ठीक है, तो देखिए इनइक्वलिटी पलट जाती है, तो फिर अगर आप 1/R इक्विवेलेंट ग्रेटर देन 1/R1 बोल रहे हैं, तो जब आप इन्वर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इज लेसर देन R1। ठीक है, तो इस मेथड से मैंने क्या प्रूव करके दिखाया, R इक्विवेलेंट R1 से छोटा है। तो यही तरीका आप सब रजिस्टर्स के लिए लगा सकते हैं, तो आप प्रूव कर पाएंगे R इक्विवेलेंट लेसर देन ऑल द रजिस्टर। ऐसे ही मैं सेकंड के लिए बोल सकता हूँ, तो R इक्विवेलेंट लेसर देन R2 आ जाएगा, थर्ड के लिए भी लेसर देन R3 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट सबसे छोटा होगा, मतलब सबसे छोटे से भी छोटा होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बात आपको याद रखनी है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द रजिस्टर्स, मतलब R equivalent of all the registers that are connected is smaller than the smallest of the registers that are connected in parallel। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट बात थी। अब देखिए अब न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं, ये मैं एक 3-4 न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ, फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे सवाल कैसे कैसे आते हैं। सबसे सिंपल सवाल ले रहा हूँ एकदम, मान लीजिए ये 10 ओम, ये 2 ओम, ये 5 ओम। आपसे पूछा गया R इक्विवेलेंट बताइए, ये A और B पोटेंशियल है, तो आपसे पूछा गया RAB कितना होगा। RAB का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। तो आप बोलेंगे सर ना तो ये पैरेलल में ना सीरीज़ में है, तो आप कैसे सॉल्व करें। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है ये दोनों तो कैसे हैं, दोनों पैरेलल में, क्योंकि दोनों के अक्रॉस टर्मिनल सेम है। देखिए ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट कितना होगा। तो मैंने अभी बताया था इन दोनों का कितना होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इन दोनों का आ जाएगा 2 × 5 अपॉन 2 + 5, कितना आया ये 10/7। ठीक है, 10/7 ओम्स। तो फिर ये रजिस्टर्स, ये सर्किट कैसा बन जाएगा, इस तरीके से, ये 10 ओम का रह गया और ये R इक्विवेलेंट कितना हो गया 10/7 ओम का। मतलब ये सर्किट रीड्रॉ करके ऐसे बना सकते हैं आप। तो अभी ये तो दोनों सीरीज़ में है, तो डायरेक्टली आप इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं, 10 + 10/7, मतलब कितना होगा ये 80/7। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये A और ये B, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा 80/7 ओम। ठीक है, मान लीजिए इसी में थोड़ा और क्वेश्चन पूछे जाएं। इसमें मान लीजिए मैं बैटरी कनेक्ट, सेल या बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ एक, मान लीजिए 20 वोल्ट्स की बैटरी है। तो आपसे पूछा गया करंट अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स कैलकुलेट करके बताइए। दो चीज़ें पूछी, करंट अक्रॉस
ऑल रजिस्टर्स, और दूसरा वोल्टेज अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करें। देखिए मैं एक ही सवाल करा रहा हूँ, लेकिन उसमें सब तरीके की चीज़ें क्वेश्चन मैं करा कर दिखा रहा हूँ, जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो करंट अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आपको तो अगर ये सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं यहाँ इन सबको रिप्लेस कर दूँ इक्विवेलेंट रजिस्टर से, तो सर्किट कैसा बनेगा। एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू 80/7 आई, अभी हमने कैलकुलेट किया है 80/7 ओम है ना, और ये कनेक्ट किससे है, एक बैटरी से जिसकी वैल्यू है 20 वोल्ट्स। तो जो करंट आई फ्लो कर रहा होगा वही यहाँ पर भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आप, 80/7 इंटू आई, मतलब आई इंटू आर इज इक्व टू वॉट 20। ठीक है, V इज इक्व टू आई आर आप लिखेंगे। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 20, तो 20 इज इक्व टू आई इंटू 7 80/7। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आई की वैल्यू आ जाएगी 4/7, सॉरी 7/4, मतलब 1.75 एम्पियर। ठीक है, तो आपको आई पता चल गया। अब आपसे पूछा गया, देखिए इस रजिस्टर में तो आई फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये जो करंट है आई, ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो I1 और I2। तो मैंने बताया था पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं दो रजिस्टर तो इन्वर्स रेशियो में कनेक्ट होता है। अब देखिए ये दो वोल्टेज के लिए, सॉरी दो रजिस्टर्स के लिए तो मैंने ट्रिक बताई है। अगर तीन भी हों तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने तरीका बताया। पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो आप वोल्टेज सेम आप हमेशा कर सकते हैं। अब देखिए दो इक्वेशन बना लीजिए, आई की वैल्यू I1 + I2 के बराबर होगी, ये तो आपको पता है, और आई की वैल्यू कितनी है 7/4। तो एक इक्वेशन तो ये है। दूसरी इक्वेशन आप वोल्टेज सेम करके बना सकते हैं, तो I1 × 2, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इज इक्व टू I2 × 5। तो I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, 5/2 I2। ठीक है, ये वैल्यू उठा के किस में रख दीजिए, इस वाली इक्वेशन में। तो देखिए 5/2 I2 + I2 तो कितना हो जाएगा, 7/2 I2 इज इक्व टू 7/4, यही होगा। 5/2 I, देखिए मैं कैसा लिखा है ये मैंने, 5/2 I2, I1 की वैल्यू यहाँ रख दी, प्लस I2 इज इक्व टू क्या है 7/4। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7/2 I2, तो 7 कैंसिल हो गया, 2 ये कैंसिल हो गया, तो I2 की वैल्यू कितनी आई, 1/2 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 एम्पियर। तो I2 1/2 आया, मतलब 0.5 आया, तो I1 कितना आ जाएगा। देखिए I2 की वैल्यू 0.5 है और ये कितना है 1.75, तो यहाँ कितना होगा 1.25, मतलब I1 कितना होगा 1.25 एम्पियर, या फिर आप बोल सकते 5/4 एम्पियर। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको I पता चल गया और R तो ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो वोल्टेज ड्रॉप लिखना बहुत आसान है, क्योंकि आपको I × R करना है सिर्फ। तो V10 अगर मैं लिखूँ तो I की वैल्यू कितनी आई थी, ये सारी वैल्यूज़ अभी मैंने रफ कर दी तो मैं भूल गया कितनी है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। I × 10, I की वैल्यू पता है, I1 की पता है, I2 की पता है। I की वैल्यू 1.75 आई थी, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1.75 × 10, तो कितना आएगा 17.5 वोल्ट्स। ठीक है, ऐसे V1 लिखेंगे, सॉरी V2 ओम लिखेंगे, 2 ओम के अक्रॉस, तो कितना होगा I1 × 2, I1 की वैल्यू कितनी आई थी, I1 की वैल्यू थी 1.25, तो 1.25 × 2 तो कितना आएगा 2.5 वोल्ट्स। और V3 जब आप लिखेंगे तो कितना आएगा, V2 और V3 एग्जैक्टली सेम होने चाहिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो V3 हम डायरेक्टली लिख देंगे V 2.5 वोल्ट। ठीक है, अब देख लीजिए इन दोनों के अक्रॉस कितना है 2.5, तो 2.5 इसका और 17.5 इसका, 17.5 + 2.5 कितना हुआ 20। तो देखिए 20 इज इक्व टू 20, तो मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया है एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये इसका भी 2.5 है, इसका भी 2.5 है, ऐड क्यों नहीं किया। ऐड नहीं करना है, टर्मिनल तो दोनों का एक यही है ना, तो यहाँ से यहाँ तक नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 2.5 ही हुआ। ठीक है, तो पैरेलल में केवल एक ही बार लेते हैं, 2.5 वोल्ट ही ड्रॉप हुआ है। तो आपको ये समझ में आएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है ना, ये करंट और वोल्टेज नहीं करवाऊंगा अब, क्योंकि इस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चन आपकी क्लास में नहीं आएंगे।
अगर आ भी गए तो आप कर सकते हैं, मैंने एक करके दिखाया। अब देखिए और सिंपल से क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें जितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं ये सब के सब सेम आर, मतलब ऑल रजिस्टर्स आर ऑफ 5 ओम। जितने भी रजिस्टर्स हैं सब के सब 5 ओम के हैं। तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सारे के सारे, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अगर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए अगर कई सारे रजिस्टर सेम वैल्यू के आर आर आर, मतलब सेम वैल्यू के रजिस्टर्स अगर कई सारे पैरेलल में लगे हैं, अगर 3 लगे हैं तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली आप लिख सकते हैं R/3 होगा। अगर 4 लगे होते, मान लीजिए इस तरीके से लगे होते, तो आप क्या लिखते हैं R/4। n नंबर ऑफ लगे होते तो आप क्या लिखते हैं R/n। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ लगे होते। ऐसे आप कैसे बोल पा रहे हैं 1/r इक्विवेलेंट आप कितनी बार लिखेंगे 1/r + 1/r + 1/r। अगर 3 बार है तो ऐसे 3 बार लिखेंगे, अगर 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे, n बार है तो n बार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे n/r। तो ये क्या हो जाएगा n/r। ठीक है, तो r इक्विवेलेंट कितना आया R/n। तो ये आपको याद रखना है। अगर सारे इक्वल रजिस्टर्स के हैं तो पैरेलल में आप डायरेक्टली मतलब R/n कर दीजिए, तो आपको R इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये ऊपर वाली ब्रांच दोनों सीरीज़ में है, दोनों 5 और 5 हैं, तो कितना हो जाएगा 10। तो ऊपर वाली ब्रांच का 10 ओम आ गया। इस वाली ब्रांच में ये तीनों 5-5 के हैं, तो तीनों पैरेलल में, तो डायरेक्टली क्या लिखूँगा 5/3। तो ये 5/3 ओम आ गया। और ये कितना है, ये भी 5 ओम का है, और नीचे वाला तो अपने आप ही 5 ओम का है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज़ में, ठीक है, तो इसको क्या बना सकते हैं, ये 10 ये 5, इन दोनों का कितना होगा, ये दोनों सीरीज़ में तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे 15 + 5 20/3 ओम। ठीक है, ये 20/3 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1/5 + 1/10 + 1/20/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा 1/r इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, LCM 20 आ जाएगा, 4 + 2 + 3, तो कितना आया 9/20। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 20/9 ओम। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो और क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज से कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। ये लेक्चर अभी एंड हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज भेजूंगा और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।